हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का मोटिवेशन कोड है, चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाएं लेकिन मैं अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अगर सपने पूरे करने हैं तो पहले अपने लक्ष्य को अपने दिल में बसाइए, क्योंकि सपने एक दिन की मेहनत से नहीं, लगातार मेहनत करने से मिलती है। तो दोस्तों, इसी लफ्जों के साथ आज के क्लास को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस लेवल का प्रश्न आज के क्लास के अंदर आने वाला है। और दोस्तों, डट कर मुकाबला करेंगे सभी सवालों का, तो देखते रहेगा इस क्लास को। सबसे पहला सवाल आपके सामने उपस्थित हो चुका है। देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला सवाल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ही सबसे छोटे से कण के बारे में है। उस कण का नाम है दोस्तों अणु। यानी कि अगर आपसे पूछे पदार्थ का छोटा कण कौन सा है, तो आप लिखेगा उसे हम अणु के नाम से जानते हैं। अगर तत्व के बारे में पूछे कि तत्व का सबसे छोटा कण, तो आप नोट कीजिएगा वो होता है परमाणु। यानी कि इस तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। इस परमाणु के अंदर दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अगर पूछे इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो आप लिखेगा वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो कहते हैं ना, आज करे सो कल करे और कल करे सो अब। मेरा क्लास तो आप डेली देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कब? तो दोस्तों, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू रखिए इस क्लास को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बारे में जितने भी सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं ना, उन सभी सवालों को मैं पकड़ कर लाया हूं इस एक ही क्लास के अंदर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? उनका नाम था थॉमसन। नोट कीजिएगा, थॉमसन। अगर आपसे पूछे थॉमसन भाई साहब का पूरा नाम क्या है, तो आप लिखिए जे थॉमसन। क्या दोस्तों? जे थॉमसन। अगर जे थॉमसन का इनका भी पूरा नाम पूछे, तो आप लिखिएगा दोस्तों इनका पूरा नाम होता है जोसेफ जॉन थॉमसन। जोसेफ जॉन थॉमसन इनका पूरा नाम होता है, यानी कि पूरे नाम का भी पूरा नाम। दोस्तों, ये जो डाल्टन है ना, डाल्टन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो परमाणु होता है, क्या परमाणु के बारे में सबसे पहला रिसर्च किसने किया था? तो आप लिखेगा परमाणु के बारे में सबसे पहला रिसर्च करने वाला इंसान वो है डाल्टन। क्या? ये है हमारे डाल्टन भाई साहब। और स्टेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, इन्होंने चुंबक का खोज किया था। किसका? चुंबक का खोज किया था। लेकिन ये सिर्फ चुंबक का खोज किए थे, चुंबक किस प्रकार से कार्य करता है इसको कौन एक्सप्लेन किया था? तो आप नोट कीजिएगा, इसको एक्सप्लेन करने वाले फैराडे भाई साहब हैं। यानी कि चुंबक किस प्रकार से कार्य करता है उसको फैराडे ने बताया था। दोस्तों, ये जो डी ब्रोगली है ना, ये जो डी ब्रोगली है, जब डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत के बारे में बताया, उसके बाद डी ब्रोगली ने परमाणु के सिद्धांत के बारे में इन्होंने भी रिसर्च किया। इन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये कक्षक में घूमते हैं। ये घूमने वाली बात डाल्टन ने नहीं बताया था। क्या? घूमने वाली बात डाल्टन ने नहीं बताया था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, परमाणु का वह छोटा से छोटा कण। अब देखिए दोस्तों, हमें एक आंसर यहीं पे मिल गया, यानी कि परमाणु का छोटा से छोटा कण जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब यहीं पे एक सवाल का आंसर हमें मिल गया कि परमाणु का छोटा से छोटा कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। कहा जाता है इस पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? नोट कीजिएगा, -1.602। कितना? 1.602 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेश होता है। अगर इसी के साथ आपसे पूछ दे कि इसका वजन कितना होता है, तो लिखिए
लिखिएगा दोस्तों 9.02 गुणे 10 की घाते माइनस 31 किलोग्राम। कितना? 9.02 गुणे 10 घाते माइनस 31 ग्राम इसका वजन होता है। अगर इसी के साथ में आपसे ये भी पूछ दे दोस्तों कि जो प्रोटॉन होते हैं ना, इन प्रोटॉन के अंदर आवेश कितना होता है, तो लिखेगा इसके अंदर जो आवेश होता है 1.602 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलाम, ये होता है प्लस में। इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इस प्लस और इस माइनस को। ये माइनस वाला है इलेक्ट्रॉन का, ये है हमारा प्रोटॉन का। अगर इसी के साथ में आपसे ये भी पूछ दे कि ये बताइए जो प्रोटॉन होता है उसका वजन कितना होता है, तो आप लिखिएगा 1.673 गुणे 10 की घाते माइनस 27 किलोग्राम, ये होता है प्रोटॉन का वजन। अब दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन को भी पढ़ लिया, प्रोटॉन को भी पढ़ लिया, तो हम न्यूट्रॉन को भी देखते हैं। दोस्तों जो न्यूट्रॉन होता है ना, उसके अंदर जो ये देखिए जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन का जो पहला शब्द है न्यू, इसी न्यू से बनता है न्यूट्रल, और इस न्यूट्रल को हम जानते हैं उदासीन के नाम से। यानी कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जो इसका वजन के बारे में अगर पढ़ें तो वजन इसका भी होता है दोस्तों 1.676 गुणे 10 की घाते माइनस 27 किलोग्राम, यानी कि ये लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइनस 1.602 गुणे 10 की घाते माइनस 19 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्या ये डायरेक्ट परीक्षा में उठकर यहीं से मुंह उठाकर चले आते हैं। दोस्तों आप इस प्रकार तैयारी कीजिए ना कि एग्जाम के अंदर कहीं से भी प्रश्न आए, हमें उसको छोड़ना नहीं है। देखिएगा किसी परमाणु का भार किसके भार के बराबर होता है। दोस्तों ये जो भार का होता है ना कॉन्सेप्ट, मैं इसको आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन जो होता है, ये होता है दोस्तों परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की जो संख्या होती है, ये परमाणु संख्या के बराबर होती है। लेकिन जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, ये होता है हमारा परमाणु का भार। यानी कि प्रोटॉन का भार और न्यूट्रॉन का भार परमाणु का भार कहलाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या परमाणु की संख्या कहलाती है। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अपने आप में बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। नोट कीजिएगा मेरे भाई, इस कण के बारे में नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों किसके अंदर होते हैं, तो आप लिखेगा ये परमाणु के अंदर होने वाले हैं। यहां पे होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन, यानी कि ये परमाणु के अंदर नाभिक में स्थित होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस फोटो को देखिए, इस फोटो के चारों तरफ जो मैं लाइन खींच रहा हूं ना, इस लाइन को आपको मानना है कि ये हमारा परमाणु है। क्या? ये हमारा परमाणु का ऊपरी हिस्सा, जिसको हम एटम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये चित्र आपको इतना नॉलेज देने वाली है दोस्तों। अगर हमें परमाणु के बारे में जानना है तो सबसे पहले परमाणु के अंदर एंट्री करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, हमें यहां पे एक लक्ष्मण रेखा दिखाई देता है। इस रेखा को हम कहते हैं केंद्रक, और इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों, वो होता है नाभिक। अब देखिएगा ये जो गोला दिखाई दे रहा है ना नाभिक के अंदर, इस गोला को हम जानेंगे दोस्तों न्यूट्रॉन के नाम से। ये जो लाल वाला है गोला, इसको हम न्यूट्रॉन के नाम से जानेंगे, और इसी के साथ में ये जो दूसरा गोला है, इसको हम प्रोटॉन के नाम से जानेंगे। अब देखिए यहां से पता चलता है कि चाहे न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन, दोनों के दोनों नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे एक सवाल आके खड़ा हो जाता है, और वो सवाल क्या है, देखिएगा वो सवाल ये है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये हमेशा नाभिक के अंदर ही क्यों होते हैं, तो लिखेगा ये सहसंयोजी बंध के द्वारा,
सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, आपस में इस प्रकार से बंधे होते हैं जिसके कारण ये नाभिक से बाहर नहीं निकल पाते। और दूसरी वजह है, लिखेगा ये इलेक्ट्रॉन से कुल 1440 गुना भारी होते हैं। कितना? 1440 गुना भारी होते हैं, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जा पाते। और दोस्तों एक स्टेप हम आगे निकलते हैं, यहां पे मिलता है ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को हम कहते हैं कक्षक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल, और इसको हम दोस्तों कक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसी कक्षा में जो आपको ये हरे कलर का गोला दिखाई दे रहा है, इस गोला को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या? ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछ दे नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का त्रिज्या कितना होता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, इसके अंदर जो त्रिज्या होती है ना, वो होता है लगभग 10⁻⁻14 मीटर। इसी के साथ में अगर केंद्रक के बारे में पूछे कि केंद्रक का कितना होता है त्रिज्या, तो आप लिखिएगा दोस्तों, इस केंद्रक का जो त्रिज्या होता है ना, इस केंद्रक का त्रिज्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये होता है दोस्तों लगभग में। अगर इसी के साथ हम इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लें, तो दोस्तों इसका जो मीटर होता है, इसका जो त्रिज्या होता है वो होता है 10⁻18 मीटर। तो दोस्तों इन सब के बारे में आप नोट करिए या फिर स्क्रीन शॉट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो आप लिखिएगा जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन ने किया था। अगर मैं पूछूं प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो आप लिखेगा इसका खोज किया था गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। लेकिन दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछे नामकरण किसने किया था, तो आप लिखेगा रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था। और न्यूट्रॉन को भी क्यों छोड़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो आप लिखिएगा चैडविक ने। किसने? चैडविक ने इसका खोज किया था। अब देखिएगा दोस्तों, ये रहा इसका पूरा डिटेल्स। दोस्तों ये जो हमारा पूरा परमाणु का सिस्टम दिख रहा है ना, अगर ये जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आकार के हिसाब से हम इस पूरे परमाणु को बनाएं, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का आकार 0.1 mm से भी छोटा होगा, लेकिन हमारे पूरे परमाणु का आकार 10 किलोमीटर से भी बड़ा होगा। दोस्तों इसलिए एक छोटे से आकार के रूप में बनाकर मैं आपको समझाया हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दोस्तों दुनिया बहुत स्पीड से भाग रही है, ठीक है, इसलिए हमें भी इस समय को समझना है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस आकार में भ्रमण करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों मेरे भाइयों, अगर मैं 4 दिशाओं को बनाऊं, ये चारों दिशाएं जिस पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, इस पॉइंट को मैं अपना केंद्र बिंदु मान लूं। इसी केंद्र बिंदु के किसी भी एक दिशा में मैं इलेक्ट्रॉन को लाके छोड़ दूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गति करते हुए आगे बढ़ती है और फिर यहां से मुड़ के फिर से वापस आती है अपने उस स्थान पर जहां से चलना प्रारंभ हुआ। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को मैं पकड़कर यहां पे रख दूं और यहां से ये चलना प्रारंभ करता है, तो इस प्रकार चलते हुए आगे बढ़ता है, फिर यहां से मुड़कर ये वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। अगर दोस्तों अगर मैं इसको कलरफुल बनाऊं, तो ये इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों इस आकार में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस आकार को क्या कहते हैं, तो इस आकार का आप नाम लिखेगा, इस आकार को कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। क्या? दीर्घ वृत्ताकार। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में साक्षात लिखा हुआ है इलिप्टिकल, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार आकार में हमारा इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों पैराबोला, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं 4 दिशाओं को बनाऊं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ूं, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ता है और यहाँ से मुड़ जाता है और वहीं पे रुक जाता है और वापस भी नहीं आता। तो इस प्रकार का जो आकार बनता है ना, इसको कहते हैं हम पैराबोला। इसको कहते हैं पैराबोला। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन
नंबर 6 की तरफ, 7 की तरफ देखिएगा। ये जो चित्र आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये परमाणु के अंदर का भाग है। क्या? परमाणु के अंदर का पूरा सिस्टम है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये है कक्षक, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। इसी ऑर्बिटल में हरे रंग के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। किस आकार में चक्कर लगा रहे हैं? तो देखिएगा ये इस आकार में चक्कर लगा रहे हैं। ये भी कभी सीधा आकार, सीधे नहीं घूमते, इनके घूमने का स्टाइल इस प्रकार का है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। इस संसार के अंदर बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। इंसान कैसे चलता है? अपने पैरों को आगे बढ़ाता हुआ इस तरह चलता है। लेकिन इसी संसार, इसी जगत में मेंढक भी एक प्रकार की जीव है, लेकिन उसके चलने का तरीका देखिए, वो हमारी तरह नहीं चलता, वो उछलता हुआ चलता है। यहां उछलेगा कुछ आगे जाएगा, फिर वहां उछलेगा कुछ आगे जाएगा। अब तीसरा जीव लेते हैं, मान लीजिए कि सांप, वो भी तो एक प्रकार का प्राणी है। सांप ना तो हमारी तरह चलता है, ना मेंढक की तरह उछलता है, वो यूं करके चलता है। यानी कि प्रजाति तो सब एक है, लेकिन चलने का जो स्टाइल है वो सबका अलग अलग है। इसीलिए इसी प्रकार से ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ना, इन इलेक्ट्रॉनों का चलने का स्टाइल भी अलग है। और वो किस स्टाइल में चलते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? दीर्घ वृत्ताकार के नाम से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? अरे भाई साहब, कितने बार पूछोगे कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आप लिखेगा जे थॉमसन, जोसेफ थॉमसन। ये हैं हमारे इलेक्ट्रॉन के विधाता, जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके अलावा भी देख लेते हैं बोहर। देखिएगा दोस्तों, ये जो परमाणु होता है ना, जिसको हम एटम के नाम से जानते हैं, इसका सबसे पहला खोज पता है किसने किया था? डाल्टन ने। नोट कीजिएगा, सबसे पहले डाल्टन ने नोट किया था। और इन्होंने बताया था दोस्तों कि इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था। लेकिन जो हमारे बोहर भाई साहब हैं, इन्होंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस परमाणु के अंदर जो कक्षा बने होते हैं, उस कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये कौन बताया था? ये बोहर ने बताया था। थोड़ा बहुत डी ब्रोगली की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं, नहीं तो ये भाई साहब हो जाएंगे नाराज। देखिए डी ब्रोगली ने कहा था, पहले देखिए इनके बारे में जानते हैं। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन डी ब्रोगली भाई साहब बोले कि चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन किस रूप में चक्कर लगाते हैं? तो इन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन कण के रूप में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टिकल्स, जिसको कहते हैं पार्टिकल्स। दोस्तों थोड़ा बहुत इंग्लिश की तरफ भी ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि निम्मी पैटर्न में दोस्तों किसी भी लैंग्वेज में पूछ देता है। दोस्तों ये जो डी ब्रोगली है ना, इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ चक्कर कण के रूप में लगाते हैं। और ये कण किस नेचर में होते हैं? तो इन्होंने कहा था इनका जो नेचर होता है ये वेव नेचर में होते हैं। किसमें? वेव नेचर। हिंदी में बोले तो तरंग प्रकृति के। किसमें? तरंग प्रकृति के होते हैं। अब दोस्तों थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग की तरफ चलते हैं, नहीं तो ये हाईजेक हो जाएंगे। हाइजेनबर्ग ने कहा कि चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन किस स्थिति में चक्कर लगाते हैं? क्या इनका कोई पोजीशन है? किस स्थिति में ये चारों तरफ कक्षा के चक्कर लगाते हैं? तो ये किसने बताया था? ये हाइजेनबर्ग ने बताया। और हाइजेनबर्ग ने साथ ही साथ ये भी बताया था दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में यानी किसी कक्षा में किस स्थान पर अधिक से अधिक पाए जाते हैं। तो किसी को नहीं पता था, लेकिन यह बात हाइजेनबर्ग ने अपने मॉडल में, अपने सिद्धांत में इन्होंने ये खोज निकाला कि किस स्थान पर अधिक से अधिक पाए जाते हैं। इन्होंने एक संभावना शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया है। नोट कीजिएगा, संभावना। क्या? ये जो संभावना शब्द है ना, इनको, इस शब्द को बहुत इस्तेमाल किया है इस हाइजेनबर्ग ने। किस माध्यम से? देखिएगा, इन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में किस स्थान पर अधिक से अधिक पाए जाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक कक्षा है, इस कक्षा के अंदर यहां पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस कक्षा, इतने बड़े कक्षा के किस स्थान में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन है? तो इन्होंने इसी संभावना शब्द का इस्तेमाल किया। इन्होंने सोचा कि
कभी ऐसा समय आता होगा, कभी ऐसा क्षण, छोटा सा क्षण आता होगा कि एक स्थान पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा घूमते हुए आ जाते होंगे, लेकिन कुछ ही पल ये फिर से बिखर जाते होंगे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित नहीं है, ये तो एक स्थान पर व्यवस्थित रह ही नहीं सकते, ये तो घूमते हुए हैं। इसलिए घूमता हुआ चीज कभी एक जगह पे ठहर नहीं सकता। इसलिए इन्होंने संभावना शब्द का इस्तेमाल किया कि ऐसा संभावना है कि कभी एक ऐसा समय आता होगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के इस स्थान पर इकट्ठा हो जाते होंगे कुछ पल के लिए, और कुछ पल बाद ये तुरंत बिखर जाते होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था। ये जो श्रोडिंगर भाई साहब हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि श्रोडिंगर ने किस प्रकार से योगदान निभाया। तो इन्हें श्रोडिंगर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अपने मॉडल में क्या बताया। इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षक में चक्कर लगाते हैं, लेकिन क्या किसी को यह भी पता है कि परमाणु के अंदर किसी भी रिक्त स्थान में, कहां, परमाणु, जो पूरा परमाणु होता है, नाभिक को छोड़कर कक्षक के अलावा जितना भी रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। ये किसने बताया? श्रोडिंगर भाई साहब ने बताया। लेकिन ये तो पहले ही तय हो चुका था। डी ब्रोगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक कण के माध्यम से घूमते हैं, और इस कण में नेचर कौन सा होता है? वेव नेचर का होता है। लेकिन इसी वेव नेचर को इन्होंने बताने के लिए एक समीकरण बनाया, जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता ही देता हूं। वो हमारा समीकरण है, ये है दोस्तों पूरा समीकरण। इस समीकरण को हम लोग IIT के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, ये इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। मैं बस आपके नॉलेज के लिए बता दिया हूं। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ना, खोजकर्ता वो है जे थॉमसन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों बात की जा रही है धातुओं की और संयोजी इलेक्ट्रॉन की। ध्यान दीजिएगा, धातुओं में से सबसे पहले मैं कॉपर को लेता हूं, यानी कि तांबा को। तांबा भी एक प्रकार का धातु होता है। इसका जो दोस्तों परमाणु संख्या होता है ना, वो होता है 29। इसको हमें परमाणु संख्या नहीं, इसको हमें इलेक्ट्रॉन ऐसा मान के चलना है। क्या है? तो परमाणु संख्या, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन मान के चलना है कि तांबा के पास कुल 29 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा, कोई कक्षक होता है, ये देखिए, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, यानी कि परमाणु के अंदर कुल 7 कक्षा होते हैं, K, L, M, N, O, P और Q। ये पूरा परमाणु के अंदर कक्षा होते हैं। मैं केवल 3 ही कक्षक को आपके सामने दिखा रहा हूं। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 18, इसी तरह से बढ़ते जाते हैं, चौथे में 32। तो देखिएगा हम इस इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं। तो पहले ऑर्बिटल में दोस्तों, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे में होगा 8, तीसरे में होगा 18। अब इसको एक बार देख लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 2 20 और 20 8 28। हमारे पास कुल कितने हैं? 29। बचा कितना? 1। यानी कि जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर दोस्तों अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 आए, 1 2 और 3 आए, ऐसा किस में होता है? ऐसा धातुओं में होता है। क्या? ऐसा धातुओं में होता है। यही पूछा है, किसी धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आप बेझिझक लिखिएगा 1 2 3। क्या? 1 2 3। मैं तो तांबा के बारे में बताया हूं, तांबा के अलावा भी तो बहुत सारे धातुएं हैं। उन धातुओं का अगर हम निकालेंगे तो किसी में 2 भी आ सकता है, किसी में 3 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 4 किसी में नहीं आएगा। तो धातु क्या है? हमारा चालक। अगर चालक के बारे में पूछे तो लिखेगा 1 2 और 3। इसी के साथ अर्धचालक के बारे में पूछे तो आप नोट कीजिएगा दोस्तों, 4 कितना? 4 से अधिक।
लिखेगा दोस्तों 4 से अधिक। अगर इसी के साथ आपको पूछ ले कुचालक के बारे में, तो कुचालक के बारे में लिखेगा 8 से अधिक। कितना? 8 से अधिक। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि कुचालक के अंदर किसी भी प्रकार का धारा का प्रवाह नहीं होता। सबसे बड़ा वजह क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो सामान्यतः 8 से अधिक होता है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक हो जाते हैं ना, वो आपस में सहसंयोजी बंध बना लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से, और वो गति नहीं कर पाते। क्या? इस प्रकार से सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में बंध जाते हैं और फिर वो गति नहीं कर पाते, क्योंकि गति करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए ये आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा बंध गए हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह करंट को प्रवाह करा सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जी। इसलिए कुचालक के अंदर किसी भी प्रकार का धारा का प्रवाह नहीं होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने हाजिर हो चुका है। देखिएगा, किसी पदार्थ के संरचना के आधार पर उसका आकार बताइए ना। तो दोस्तों किसी पदार्थ की संरचना के आधार पर उसका आकार बताना है। परमाणु, कण, अणु, पदार्थ, यानी हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि सबसे बड़ा कौन सा पदार्थ होता है, किसका संरचना होता है। मैं पदार्थ कह के नाम ही बता दिया, किसका संरचना होता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा होता है दोस्तों वो है पदार्थ, इसके बाद होता है कण, इसके बाद अणु और परमाणु। आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा ना, सारा कंफ्यूजन आपका यहीं से निकाल दूंगा। देखिए ये है हमारा कोई पदार्थ जो कि सॉलिड के रूप में है, ठोस के रूप में। ये दूसरा पदार्थ जो कि लिक्विड के रूप में यानी कि पानी के रूप में। ये तीसरा पदार्थ जो है गैस के रूप में यानी कि हवा के रूप में ये है। ये सबसे बड़ा इसका आकार होता है। इसके अंदर जो इससे छोटा होता है वो होता है दोस्तों हमारा कण, उसको हम क्या कहते हैं? कण। ये जो बैकग्राउंड फोटो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? कण है। अब देखिए इनसे तो ये छोटा ही है, कण से छोटा जो होता है वो होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं अणु। देखिएगा ये हमारा अणु। अब देखिए इससे छोटा कौन है? अणु। अणु से भी छोटा है दोस्तों, ये होता है हमारा परमाणु। ये क्या है? परमाणु। परमाणु सबसे छोटा है। परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो परमाणु होता है ना दोस्तों, ये जो परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। क्या? एटम। एटम का जो ए है ना, ए का मतलब होता है नोट, और नोट से होता है नहीं। और जो टर्म बच गया, इस टर्म से होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। विभाजन यानी कि इससे और विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। और दोस्तों ये जो छोटे छोटे परमाणु है ना, इसी परमाणु के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ते हैं। अब आप सोच लीजिए कि जब हमारा परमाणु कितना छोटा है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना छोटा होगा। देखिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के भार से कितना गुना कम होते हैं। अगर आपसे पहले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन लिख दिया हो तो आप समझ जाइएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन से कितना गुना भारी होता है दोस्तों? 1837, 1840, 1845। अब देखिएगा इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन के अंदर है? 1837, 40 और 45, यानी कि 1845 ऑप्शन के अंदर है। दोस्तों ये डाटा मैं अपने से नहीं, ये एग्जाम के अंदर टपक चुका है। क्या? एग्जाम के अंदर ये आ चुका हुआ है। अब देखिएगा अगर 1837 दे तो 1840 नहीं देगा, 40 देगा तो 45 नहीं देगा, 45 देगा तो 37 नहीं देगा। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक ही आपके सामने हाजिर होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1845 गुना कम। अगर क्वेश्चन में पहले प्रोटॉन लिखा हो तो आप समझ जाइएगा प्रोटॉन के बारे में पूछा है, तो यहां पे कम के जगह पे क्या लिखा आएगा? अधिक। यानी कि 1845 गुना अधिक है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। क्या अधिक है? किसके मामले में? भार। किसमें? भार के मामले में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज के सवाल का
टोटल 10 सवाल आपके सामने हाजिर किया मैं, और सभी सवालों को दोस्तों कितना विस्तार पूर्वक तरीके से एक्सप्लेन किया हूं। दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है इस क्लास को पूरा देखने का। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्लास को पूरा देखा, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना और एक लाइक जरूर करना। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे फॉरवर्ड जरूर करना। तो दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए वीडियो, एक नए क्लास के साथ आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करने वाला हूं। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।